हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत, नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बैंकों की ऋण सीमा बढ़ाई? तो इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब में नशा विरोधी अभियान के तहत कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए? इसका आंसर है 110 तस्कर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत नेपाल सीमा पर हाल ही में कितनी भारतीय मुद्रा पकड़ी गई? इसका करेक्ट आंसर है 30 लाख, 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख योजनाएं लागू की गई? इसका आंसर है सोलर पंप योजना, खेत तालाब योजना, एफपीओ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है उदय कोटक को। क्वेश्चन नंबर 7, अर्बन चैलेंज फंड का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है शहरी बुनियादी ढांचे का विकास। क्वेश्चन नंबर 8, अर्बन चैलेंज फंड की कुल राशि कितनी है? इसका आंसर है 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पाकिस्तान हॉकी टीम विवाद किस देश के दौरे से जुड़ा था? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, का मुख्य कार्य क्या है? तो शेयर बाजार का नियमन करना, यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में कृषि नवाचार से किसानों की आय बढ़ाने की खबर आई? किसानों की आय बढ़ने की खबर आई। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्री यानी फिनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला एआई इम्पैक्ट समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसका आंसर है आईएसआरओ, इसरो। क्वेश्चन नंबर 15, केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जीडीपी की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। भारत में एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है और देश के आर्थिक आंकड़े जैसे जीडीपी हो गया, सीपीआई हो गया, आईआईपी हो गया, ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, तो आई होप एनएसओ क्लियर हो गया होगा, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। जीडीपी की गणना इसी संस्था के द्वारा की जाती है। ओके, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, तो इसका करेक्ट आंसर है आयकर, इनकम टैक्स। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में केवाईसी नियम आर्थिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 6 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21, रेपो रेट बढ़ने से बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है ऋण महंगे हो जाते हैं और क्रेडिट ग्रोथ धीमी हो जाती है। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को
शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ओके, आरबीआई रेपो रेट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक टूल की तरह भी यूज करती है। रेपो रेट बढ़ा देती है जब आरबीआई, तो बैंक को महंगा लोन मिलेगा, बैंक ग्राहकों को भी महंगा लोन देंगी, क्योंकि उनको लोन महंगा मिल रहा है इसलिए वो ग्राहकों को भी महंगा लोन देंगी। ईएमआई बढ़ जाती है, बाजार में पैसा कम हो जाता है, जिससे महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलती है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि रेपो रेट घटने से क्या होता है कि बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, जब बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो वो ग्राहकों को भी सस्ता लोन देंगी, ईएमआई कम हो सकती है और बाजार में पैसा बढ़ता है। ओके, यानी जब लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है आरबीआई को, तो वो रेपो रेट को घटाती है, और जब इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है उस टाइम पे रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, वो ग्राहकों को महंगा लोन देंगे, ईएमआई बढ़ जाती है, बाजार में पैसा कम हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, आई होप रेपो रेट क्लियर हो गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है, इसके बढ़ने और घटने से क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, तो रेपो रेट बढ़ने से बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऋण महंगा हो जाता है और क्रेडिट ग्रोथ धीमी हो जाती है। बैंकिंग प्रणाली में सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो का उद्देश्य क्या है? सीआरआर का उद्देश्य क्या होता है, तो तरलता नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना इसका मेन पर्पस होता है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि सीआरआर होता क्या है। सीआरआर वो मिनिमम कैश अमाउंट होता है जो सभी कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है कैश में, उसे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, जिस कैश को आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि सीआरआर क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। लिक्विडिटी, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत बैंक किन परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सरकारी प्रतिभूति, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, नगद, कैश और सोना, गोल्ड में। अब हम यहाँ पे जान लें कि एसएलआर होता क्या है। जिस तरह से सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है, जिसे आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, उसी तरह एसएलआर एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जिसे आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। और ये लिक्विडिटी रेशियो ये तीन तरह की हो सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश और गोल्ड, तीनों में से किसी भी फॉर्म में अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना होता है बैंकों को। इसी को एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फरवरी 2026 में एमएसएमई सेक्टर बैंकिंग परीक्षाओं में क्यों महत्वपूर्ण रहा? तो एमएसएमई को ऋण विस्तार और रोजगार सृजन से जोड़कर प्रश्न पूछे गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहा। क्वेश्चन नंबर 25। बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर है कि ऐसे ऋण जिन पर 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं हुआ, उसे एनपीए अनाउंस कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। पूंजी पर्याप्तता अनुपात सीएआर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है बैंक की वित्तीय मजबूती और जोखिम प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में बैंकों का नियामक यानी रेगुलेटर कौन है? तो इसका आंसर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकर्स बैंक कहते हैं, यानी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसे गवर्नमेंट्स का बैंक भी कहते हैं। ओके, इसे सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा
कि बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक पूंजी यानी टायर 1 कैपिटल में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है इक्विटी पूंजी और घोषित आरक्षित निधि शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 29, डिजिटल बैंकिंग के विस्तार में केवाईसी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है केवाईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बेसल थर्ड मानदंड यानी बेसल थर्ड नॉर्म्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता बढ़ाना, स्टेबिलिटी बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 31, फरवरी 2026 में शहरी अवसंरचना फंड चर्चा में क्यों रहा? तो इसका आंसर है बैंकों के दीर्घकालिक ऋण अवसरों के कारण, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सेबी और आरबीआई में मूल अंतर क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए आरबीआई, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकिंग और मौद्रिक नीति बनाती है। ये देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है। ये मौद्रिक नीति बनाती है और करेंसी इशू करती है। जबकि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार को का नियमन करती है, पूंजी बाजार को रेगुलेट करती है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। ओके, उसे सेबी कहते हैं। और आरबीआई जो बैंकिंग और मौद्रिक नीति बनाती है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। एंड सेकेंड इज कि ये करेंसी भी इशू करती है। ओके, जबकि सेबी ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। आई होप दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई सामान्यतः क्या कदम उठाती है? तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की कंडीशंस में, यानी जब महंगाई बढ़ रही होती है उस कंडीशन में आरबीआई क्या स्टेप लेती है? तो ब्याज दरें बढ़ा देती है। जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो तरलता कम होने लगती है। वो कैसे? जब आरबीआई रेपो रेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब रेपो रेट बढ़ा देती है तो बैंकों को लोन महंगे मिलेंगे। जब बैंकों को लोन महंगे मिलेंगे तो वो अपने कस्टमर्स को भी लोन महंगे देंगे। इससे लोग कम लोन लेते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लोन कम लेंगे लोग तो तरलता यानी पैसा मार्केट में कम हो जाएगा और ईएमआई बढ़ जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्याज दरें बढ़ाकर तरलता कम करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, रेपो रेट बढ़ने या घटने से बैंकिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों के लिए उधार महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई से भी महंगा ऋण मिलता है। इससे क्रेडिट ग्रोथ कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और रेपो रेट घटने पर ऋण सस्ते हो जाते हैं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है? तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास नगद यानी कैश में रखना होता है, उसे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ओके, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नगद, कैश या फिर सोने, गोल्ड में निवेश करना होता है। यानी इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में अपने पास रिजर्व के तौर पर अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस एक फिक्स्ड परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, उसे एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे ये सारे पॉइंट्स।
वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।